हाय, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। जय श्री राम। तो मेरा नाम है अंकित शुक्ला और मैं स्वागत करता हूँ सभी का एक बार ओरिजिन में फिर से। तो लास्ट वीडियो हमारा वेक्टर का थ्योरी पे था और आज का वेक्टर भी थोड़ा थ्योरी पे ही है। तो आज हम थ्योरी को समाप्त करेंगे, देन उसके बाद इन चीज़ों पे आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। लास्ट वेक्टर जो वीडियो था वेक्टर का, उस पर काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स थे, तो उम्मीद है कि इस वीडियो पे भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज होंगे। और गाइस एक छोटी सी गुजारिश समझो, रिक्वेस्ट समझो या अपना प्यार समझो, वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए अपने लिंक को उठा करके व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो प्लीज़ अगर आप इतना कर सकते हैं मेरे लिए अपने ओरिजिन के लिए तो जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अपनी बात खत्म की थी अपनी यूनिट वेक्टर से। कहाँ से बात खत्म की थी? यूनिट वेक्टर से। तो अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो सबको पता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की लास्ट दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि किसी भी प्लेन पे, मान लो किसी भी प्लेन पे हमारे पास कोई प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पे यूनिट वेक्टर हमारा ऐसे 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 कहीं भी होगा, और जहाँ पर भी होगा वो स्ट्रेट प्लेन पे पड़ी हुई स्ट्रेट लाइन के ऑलवेज क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब जितना ये परपेंडिकुलर होगा उतना ही नीचे भी तो परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है कि किसी भी प्लेन पे दो यूनिट वेक्टर होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि प्लेन पे पड़ी हुई बहुत सारी लाइंस के लिए ये यूनिट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। खैर ये यूनिट वेक्टर की बात थी, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे, सबसे पहली जो बात हमारी होगी वो होगी फ्री वेक्टर। इस पे बात होगी फ्री वेक्टर। व्हाट इज फ्री वेक्टर? अगर हम अपने यहाँ पे बात करते हैं फ्री वेक्टर की, तो फ्री वेक्टर क्या होता है? देखो, फ्री वेक्टर का सिंपल सा मतलब है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ तो सिंपल सा मतलब है कि फ्री इफ एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इन स्पेस, इफ ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इन स्पेस कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब कि अगर हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखने के बाद भी उसको हम शिफ्ट कर देते हैं, सेम फिजिकल इफेक्ट, उसके फिजिकल इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए वेक्टर कीपिंग सेम फिजिकल इफेक्ट एंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। एक्चुअल में हम जितना भी पढ़ते हैं वेक्टर में, एवरीथिंग इज फ्री वेक्टर। सब कुछ हम क्या पढ़ते हैं? फ्री वेक्टर पढ़ते हैं। जैसे आपको याद होगा कि बचपन के टाइम पे जब हम छोटे थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी या फिर एंटीना हुआ करते थे। तो याद है उसमें एंटीना में बहुत सारी लाइनें हुआ करती थी, ठीक है ना। तो उसको अगर पूरा सेटअप कर दें और उसको ऐसे उठाएं तो उसको कितना भी घुमा दें, कैसे भी घुमा लें, जैसे ये मार्कर है हमारा, इसको हम कितना भी घुमा लें, ये हमको हमेशा सेम फिजिकल इफेक्ट देगा। मतलब कैसा कि हमने मान लिया हमारे पास एक ये कुछ इस तरीके का वेक्टर है, दो वेक्टर हमारे पास है, ये दो वेक्टर हमारे पास है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा, तो आपने कहा सर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? मैंने कहा लग तो रहा है। मैंने कहा भाई लग तो रहा है। तो आप क्या करोगे? इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दोगे, सेम पैरेलल। क्या कर दोगे? इसको शिफ्ट कर दोगे। जैसे ही शिफ्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है, इनके पीछे अब एंगल क्या बनेगा? थीटा। और थीटा तभी बनता है सेम इनिशियल पॉइंट, सेम डायरेक्शन, वो भी बाहर की तरफ, दैट इज फ्री वेक्टर। तो हम जितना भी पढ़ते हैं वो हम क्या होता है? हमारा फ्री वेक्टर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोकलाइज्ड वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? लोकलाइज्ड वेक्टर। अब ये लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है? लोकलाइज्ड वेक्टर के बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लोकलाइज्ड वेक्टर में हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, हम सेम फिजिकल इफेक्ट नहीं दे सकते। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं यहाँ पे ठोकने लगूं, ऐसे यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाऊं, तो सेम फोर्स मैं यहाँ नहीं शिफ्ट कर सकता, शिफ्ट नहीं कर सकता। तो जहाँ पे मैं शिफ्ट नहीं कर सकता उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। खैर इस पे हमारी कोई इतनी बहुत बड़ी नॉट ए बिग डील, इतना सी छोटी सी बात थी कि फ्री वेक्टर क्या होता है। फ्री वेक्टर का मतलब है कि एक ऐसा वेक्टर जो सेम फिजिकल इफेक्ट यानी कि सेम सेंस यानी कि सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे शिफ्ट हो सकता है, और लोकलाइज क्या होता है? वो शिफ्ट नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ओके। अनुमान लिया ये हमारा एक ए है, तो ये हमारा क्या है? बी है, ओके। ये हमारा ओ है, ध्यान से सुनिए। ये हमारा ओ ए और ये हमारा कितना है? बी। ए से बी, ओके। ये हमारा ए बी, ये हमारा क्या है? ए बी।
अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो पोजीशन वेक्टर में हमारे पास सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं बेस वेक्टर। क्या बोलते हैं? बेस वेक्टर। बेस वेक्टर का मतलब क्या है? अगर मैं यहां पे a इज इक्वल टू लिखूं a1i a2j a3k, तो i j k r बेस वेक्टर, बेस वेक्टर ऑफ ए। आई जे के जो है वो ए के क्या है? बेस वेक्टर है। तो अगर मैं यहाँ पे ए से बी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? ए से बी की बात करता हूँ, ठीक है ना? ध्यान देना, ए से बी की बात करता हूँ तो ओ से ए जाऊंगा और ए से बी जाऊंगा, तब मैं पहुंचूंगा ओ से बी। कहां पहुंचूंगा? ओ से बी। ए बी को यहीं पर रखो तो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस का ओ ए। ओ क्या है? ओरिजिन। ओ क्या है? ओरिजिन। इसका मतलब है कि कोई भी वेक्टर करस्पॉन्डिंग ओरिजिन, अगर हम उसको ओरिजिन की तरफ से, अगर हम उसको ओरिजिन की तरफ से शिफ्ट कराते हैं, क्या कराते हैं? ओरिजिन की तरफ से शिफ्ट कराते हैं। इट मींस कि पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर, पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो अगर हम ए बी की बात कर रहे हैं तो ओ बी माइनस ओ ए। अगर मैं यहाँ पे बी सी की बात करूं, किसी बी की बात कर लूं तो क्या हो जाएगा? ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। अब जैसे कोई वेक्टर ले लो, जैसे मैंने आपने ले लिया पीसी वेक्टर ले लिया, तो पीसी का मतलब क्या है? ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, यहां पे लिख रहा हूं मैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए। आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। ये क्या होता है? हमारा पोजीशन वेक्टर। इज क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें अपना कोई इतना टाइम पास की चीजें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आप तो हमें मतलब ये मान के चलो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं लोग, ठीक है ना? तो बस नोट सुनिए, ये पहले नोट जब हम करेंगे तब करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है। अच्छा, एक चीज और थी, जैसे मैंने आपसे बोली, मैंने आपसे कह दिया कि भाई साहब एक छोटी सी बात थी, मैं क्या, आपने कहा हमारे पास एक पी वेक्टर है। आपने क्या कहा? पी वेक्टर है। मैंने कहा दिखाना जरा। आपने कहा पी वेक्टर हमारे पास है a1i प्लस का a2j प्लस का a3k प्लस का a3k। मैंने कहा हाँ। आपने कहा क्यू वेक्टर है। मैंने कहा हाँ, b1i प्लस का b2j प्लस का b3k। अब थोड़ा ध्यान देना कि ij के p और q के क्या है? बेस वेक्टर। ij के p और q के क्या है? बेस वेक्टर। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे pq निकालता हूं, क्या निकालता हूं? pq, तो pq क्या आएगा? oq माइनस op, oq माइनस op। oq की अगर बात करता हूं तो b1i b2j b3k माइनस a1i a2j प्लस का a3k, यानी कि b1 माइनस a1 b2 माइनस a2। देखो ये फिजिक्स की बातें हैं, ज्यादा मैथमेटिक्स में इतना यूज नहीं होती है। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ आ गया। क्या आ गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ। बच्चे क्या करते हैं? PQ का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अगर, तो PQ का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? b1 माइनस a1 का स्क्वायर प्लस b2 माइनस a2 का स्क्वायर प्लस b3 माइनस a3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम किसी भी दो वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है? को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है को इनिशियल वेक्टर। ठीक है जी, क्या है जरा बताइए। नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। को इनिशियल वेक्टर, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कैसा हो? सेम हो, दैट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और रहेगी को इनिशियल में। को इनिशियल में दो तरीके की बातें हैं। पहला, अगर दो को इनिशियल वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है? सेम। दो वेक्टर हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इधर और इधर। ये किसी भी
सेम प्लेन पे हो सकते हैं, किसी भी सेम प्लेन पे हो सकते हैं। ओके, लेकिन अगर दो से ज्यादा को इनिशियल वेक्टर है, दो से ज्यादा को इनिशियल वेक्टर है, ये हो गए दो से ज्यादा को इनिशियल वेक्टर हो गए। अब अगर दो को, अगर हम देखें इन दोनों को, नीचे वालों को देखें, दोनों को देखें तो ये सेम प्लेन पे, इन दोनों को देखें तो ये सेम प्लेन पे, इन दोनों को देखें तो ये सेम प्लेन पे, लेकिन क्या तीनों सेम प्लेन पे हैं? नहीं। क्या तीनों सेम प्लेन पे हैं? नहीं। तो दो बातें हैं कि कोई इनिशियल वेक्टर अगर दो है तो सेम प्लेन पे होंगे, और अगर दो नहीं है, दो से ज्यादा है, तीन है, तो सेम प्लेन पे हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। मतलब अगर इसी को नीचे लिटा दो तो फिर ये सेम प्लेन पे हो जाएंगे इस तरीके से। देखो हो गए, तो ये किसको हो जाएंगे? सेम प्लेन पे हो जाएंगे। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट इस पे आते हैं पैरेलल वेक्टर। ओके, ये पैरेलल वेक्टर क्या होता है? मैंने कहा भाई पैरेलल वेक्टर का मतलब है सिंपल सा, साधारण सा मतलब है, कोई नॉट ए बिग इशू। पैरेलल वेक्टर का मतलब है, पैरेलल वेक्टर में दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है लाइन वेक्टर, लाइन वेक्टर, और दूसरा हमारा होता है अनलाइन वेक्टर। दूसरा क्या होता है? अनलाइन वेक्टर। सर ये लाइन वेक्टर और अनलाइन वेक्टर क्या होते हैं? मैंने कहा बहुत आसान चीज, बहुत आसान चीज है भाई। मैंने कहा सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और ये डिफरेंट डायरेक्शन, अपोजिट, ओ डबल पी ओ एस आई टी, ओपोजिट, ओपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो लाइन वेक्टर यानी कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है तो लैम्डा टाइम्स इज इक्वल टू बी वेक्टर के रिस्पेक्ट में, यानी कि a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू सी a3 अपॉन b3 इज इक्वल टू लैम्डा। ए बी तुम्हें पता ही है कि ए बी हमारे क्या है? बेस वेक्टर है आई जे के। तो ए तो पता ही है कि ए वेक्टर हमारा क्या होगा? a1i प्लस का a2j प्लस का a3k, और बी वेक्टर हमारा होगा b1i प्लस का b2j प्लस का b3k। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे रख दोगे और ये कंडीशन निकल के आ जाएगी। अब किसी बच्चे ने कहा सर ये चीज तो मैंने 10th क्लास में पढ़ रखी है। मैंने कहा पैरेलल के लिए ये कंडीशन तो होगा करते। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्शन कोसाइन। हम अभी बात करेंगे इसकी, वैसे तो इसकी बातें वो काफी आगे जाके होती हैं, लेकिन हम अभी बात करेंगे इसकी, ठीक है ना? अभी करेंगे तो चीजें हमारी आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, ओके। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है? मैंने कहा देख भाई, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है, देखो डायरेक्शन कोसाइन से पहले एक छोटा सा पॉइंट आता है डायरेक्शन एंगल। क्या आता है? डायरेक्शन एंगल। देखो मैं जो बताने जा रहा हूं ना, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन सर तब तो कुछ नाम और हुआ करता था, क्योंकि ये वर्ड तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। इसको शॉर्टकट में भी नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं डिसीज। क्या बोलते हैं? डिसीज। बीमारी नहीं, बीमारी नहीं, डिसीज, ठीक है ना? अभी डिसीज क्या होती है? तो देखो ये डिसीज का बहुत ही आराम सा हल्का सा मामला है हमारे पास। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो चलो जरा हम एक बार डायरेक्शन कोसाइन पे चर्चा करते हैं। देखो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे यहां पे बोलूं कि हमारे पास एक ये सिस्टम है, दिस इज एक्स, दिस इज ए वाई, दिस इज ए जेड, या इसको ऐसे ना लेकर के थोड़ा सा क्या कर दो, इधर की तरफ ले लो ऐसे, दिस इज ए जेड, ठीक है? अब हमने क्या किया, हम यहां पर से थोड़ा इधर चले, इस तरीके से, इस तरीके से थोड़ा चले, फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कहां चले, ऊपर की तरफ चले, ठीक है? जब हम ऊपर की तरफ चले तो अब सीधी सी बात है कि हम यहां पर भी आएंगे, हम यहां पर भी जाएंगे, हमने इसको ऐसे मिला दिया, हम यहां पर भी जाएंगे, ठीक है ना? अब हमने क्या किया, इसको ऐसे मिला दिया इस तरीके से, और ये यहां पर है, ये थोड़ा सा नीचे कर लो, ऐसे मिला दिया, और इसको हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है? थोड़ा सा नीचे कर लो तो ये हमें फिगर क्लियर हो जाएगा। फिगर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से, इस तरीके से, ओके। अब 2 मिनट के लिए थोड़ा सा मेरे साथ रहना, सभी लोग छोटी छोटी बातें करेंगे, ज्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे।
ओके, बढ़िया, कितना अच्छा बन गया फिगर, मतलब यार, मतलब देख रहे हो खतरनाक वाला फिगर बना है, कोई मतलब मजाक की बात नहीं है। अब देखो जरा यहाँ पे हम जब x x, सबको पता है कि i x y z का जो बेस वेक्टर है वो i j k, x पे है तो i कैप, y पे है तो j कैप और z पे है तो k कैप। अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये सबको पता है कि दिस इज ए ओरिजिन 0, 0, 0, लेकिन अगर हम x एक्सिस पे बैठे हुए पॉइंट की बात करें तो x एक्सिस पे तो y और z दोनों 0 होंगे, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आएगा a, 0, 0। अगर हम बात करें कि y एक्सिस पे बैठ के, z एक्सिस पे बैठ के बात करें तो वो 0, 0, a, और बात हम y पे करें तो 0, a, 0। चलो ये तो बात हो गई हमारी एक्सिस पे बैठने की। अब देखो आप इस तरीके से फील करो, आप इस तरीके से फील करो चीजें, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्स वाई जेड प्लेन, ये हमारा क्या है, एक्स वाई जेड प्लेन, ठीक है। एक्स बन जा भाई, क्या समस्या था, बनी ना रहा है। एक्स वाई और ये जेड, ये हमारा क्या है, एक्स, ये क्या है वाई, ये क्या है जेड। अगर आप यहां पे हो तो एक्स एक्सिस पे हो, इधर गए थोड़ा इधर गए तो आप किसके अलोंग आ गए, जेड के अलोंग आ गए। अगर आप जेड के अलोंग आ गए फिर आप ऊपर आओगे तो किसके अलोंग आओगे, वाई के अलोंग आओगे। फिर इधर जाओगे तो एक्स के अलोंग जाओगे, फिर इधर आओगे तो जेड के अलोंग आओगे, फिर नीचे जाओगे तो वाई के अलोंग जाओगे। क्लियर हो गई ये चीज? तो जरा यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं यहाँ की इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो भाई साहब ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बहुत ही बेसिक सा है, एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन पे ये इधर आया, यानी जेड के अलोंग आया और इधर एक्स के अलोंग चली चुका था, तो ये पॉइंट हो जाएगा a, 0, a। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, चलो इस पॉइंट की बात मैं बाद में करूंगा, सबसे पहले मैं इस पीछे वाले पॉइंट की बात करता हूं। तो जो ये y एक्स प्लेन पे है तो सबको पता है a, a, 0 होगा। अगर मैं y z प्लेन की बात करता हूं तो ये 0, a, होगा। तो उम्मीद है कि तुम ये पॉइंट a, हमसे बोल दोगे। बोलो, क्लियर हो गई इतनी बात? बहुत ही साधारण सी बात है, बहुत ही साधारण सी बात है। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इस पॉइंट को, किस पॉइंट को, ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाता हूं, अगर मैं ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाता हूं, इस तरीके से मैंने ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला दिया, मतलब ये कि ये हमारा एक्स वाई जेड प्लेन है, ये हमारा क्या एक्स वाई जेड प्लेन है। यहां पे कोई हमने स्क्वायर इमेजिन किया हुआ है और ओरिजिन से मैंने उसके डायगोनल को मिला दिया इस तरीके से, ओरिजिन से उसके डायगोनल को हमने इस तरीके से मिला दिया, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके फिगर को थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो, आज पकड़े ना चल मारकर, ठीक है। अगर हम इसको यहां से ऐसे मिला देते हैं तो ये जो हमारा ओ ओरिजिन, और इसको मैं नाम दे देता हूं पी, क्या नाम दे देता हूं, पी। दिस इज ए ओ और दिस इज ए पी, इसको बोल देता हूं आर, क्या बोल देता हूं, आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर बोल दो। तो अब ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसको अल्फा बोलते हैं, यही वेक्टर वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बीटा बोलते हैं, और यही वेक्टर जेड के साथ जो बनाएगा उसको गामा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। बोलो, बात क्लियर हो गई इतनी? मतलब ये हमारा एक्स वाई जेड प्लेन, ये हमारा वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाएगा। फ्री वेक्टर है तो कहीं पर भी ये एडजस्ट हो सकता है। बोलो, ये बात क्लियर हो गई? अब जरा ध्यान देना, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएगा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अब करने वाला हूं, अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएगा तो भाई साहब जरा ध्यान देना, अगर मैं इसके ऊपर प्रोजेक्शन डालूं, क्या डालूं, प्रोजेक्शन, जो कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा मैं आपसे, इसमें पहले भी कर चुका हूं। अगर मैं इसके ऊपर टॉर्च लगाता हूं तो इसकी जो इमेज बनेगी वो एक्स एक्सिस पे बनेगी, और जब एक्स एक्सिस पे बनेगी तो वो कितनी होगी, परपेंडिकुलर। कितनी होगी, परपेंडिकुलर। सेम जब मैं वाई एक्सिस के लिए इसको फ्री करूंगा तो जब इस पे टॉर्च लगाऊंगा तो वाई एक्सिस पे कितनी होगी, परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि आप तो कहानी वही कर रहे हो, कौन वाली, मैंने कहा ये वाली, इस पे प्रोजेक्शन मैंने डाला, ये हो गया इस पे परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि अगर ये मॉड ऑफ आर है, ये एंगल अल्फा या थीटा है, मान लो अल्फा था तो ये डिस्टेंस आर कॉस अल्फा होगी। मैंने कहा हाँ भाई, हाँ, आई के लिए, बेस वेक्टर आई के लिए इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो मॉड ऑफ कॉस अल्फा आएगा। हाँ, अब कई बच्चे बोले सर डिसीज को हम कॉस में ही क्यों लेते हैं, प्रोजेक्शन तो कॉस में ही जाता है ना भाई। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे ये कर सकता हूं तो मैं वाई एक्सिस पे भी तो कर सकता हूं, यानी वाई एक्सिस पे मॉड ऑफ आर कॉस बीटा होगा और जेड एक्सिस पे मॉड ऑफ आर कॉस गामा होगा। बोलो,
ये बात क्लियर होगी? इतनी क्लियर है ये चीज? तो इसका मतलब है अगर मैं इन सभी को मिला दूं, इन सभी को क्या कर दूं, मिला दूं। मिला कैसा दूं? मैंने कहा, मैंने इसको ऐसे लिखा, r इज इक्वल टू मॉड r cos अल्फा i प्लस मॉड r cos बीटा j प्लस मॉड r cos गामा k। पूरे से मॉड r मैंने बाहर निकाल लिया, तो r अपॉन मॉड r इज इक्वल टू i cos अल्फा प्लस j cos बीटा प्लस का k cos गामा। अब मैं इस चीज को बोल सकता हूं r का यूनिट वेक्टर, इधर आ जाएगा cos अल्फा i, इधर आ जाएगा j cos बीटा और इधर आ जाएगा k cos गामा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं तो अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा, ये 1 हो जाएगा। आपको याद होगा कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज भी 1। अब अगर मैग्नीट्यूड हमारा 1 हो गया तो इसका मतलब है दोनों साइड स्क्वायर करूंगा और स्क्वायर करते ही जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अक्सर मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसी को साइन में कन्वर्ट कर देता हूं, तो जैसे ही मैं इसको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा लिखूंगा तो बगल में कुछ आएगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। उम्मीद है कि देखता हूं आप मेरा वीडियो कहां तक देखते हो, आप मुझे इसे कमेंट जरूर करोगे, उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। चलो अब जरा थोड़ी देर के लिए ध्यान देना, थोड़ी देर के लिए क्या ध्यान देना, क्या होता है कि दुनिया वाले cos अल्फा cos बीटा cos गामा को याद करने में थोड़ा सा क्या होते हैं, घबराते हैं। वो क्या करते हैं, इनको कुछ और नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? उन्होंने कहा जो L है उसको हम cos अल्फा बोलेंगे, यानी जो cos अल्फा है उसको L बोलेंगे, जो M है उसको हम cos बीटा बोलेंगे, यानी जो cos बीटा है उसको हम M बोलेंगे, और जो cos गामा है उसको हम N बोल देंगे। तो मैंने कहा बस इतनी सी बात है, तो इतनी सी बात का मतलब है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है ये कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, हेडिंग की डायरेक्शन कोसाइन, अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल, अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल, और जो cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकल के आया दिस इज ए डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर हो गई ये बात? चलिए आइए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं और अपनी बात को यहीं पे आज समाप्त करते हैं। जैसे मैंने r इक्वल टू ले लिया 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, 2i प्लस का 3j प्लस का 4k मैंने वेक्टर ले लिया। अब अपने को एलिमेंट निकालना है। क्या निकालना है? एलिमेंट निकालना है, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि r वेक्टर अगर ये है तो मॉड ऑफ r कितना होगा? मैंने कहा मॉड ऑफ r जो होगा वो होगा अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 25 तो 4 29, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 29। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा यानी r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r करूंगा मेरे भाई 1 अपॉन रूट 29, तो बाहर आएगा, अंदर आएगा 2i प्लस का 3j प्लस का 4k। मैंने कहा हाँ भाई, तो अब मैं इसको r कैप बोलूंगा। मैंने कहा हाँ, इसको तो आप r कैप बोल दो। r कैप होते ही ये 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर 29 आई, ये आ जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट के अंदर 29j, ये आ जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट के अंदर 29k, और इस तरीके से हमारा r निकल के आ जाएगा। अब r को और इन भाई साहब को इधर या लिखा ही नहीं क्या? हाँ, r को और इन भाई साहब को जब हम कंपेयर करेंगे तो मेरे भाई cos अल्फा कह दो या फिर L कह दो तो वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन अंडर रूट 29, cos बीटा कह दो या m कह दो तो वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन अंडर रूट के अंदर 29, cos गामा कह दो या फिर m कह दो वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन अंडर रूट के अंदर 29। तो दिस इज इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है सभी को ये चीज? उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। बाकी बातें जो भी हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें बताएं, ठीक है ना। अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए। जय श्री राम कहते हैं, अच्छा लगता है क्योंकि भगवान का नाम है, लेकिन लेक्चर को पूरा देखें और जो भी समस्या है वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें।
और अगर कोई टॉपिक चाहते हैं जिस पे आपको दिक्कत आ रही हो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो चाहे वो बायोलॉजी में हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कुछ गुड न्यूज़ है, जैसे लाइक दैट हम कुछ नई चीजें ला रहे हैं, जल्द ही आपके सामने होंगी, जल्द ही हम उसका अनाउंसमेंट कर देंगे, जल्द ही आपके सामने कुछ नई चीजों का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम।